क्लास 10th आपके इंग्लिश की जो फर्स्ट फ्लाइट जो आपकी टेक्स्ट बुक है उसकी लेसन 1 की डस्ट ऑफ स्नो जो पोम है जिसके कि पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं। तो आज के इस वीडियो में वी विल डिस्कस द समरी ऑफ दिस पोम एंड द ऑब्जेक्टिव्स। सो समरी में हम जल्दी से देखेंगे कन्वेज अ डीपर थॉट। ये जो पोम है एक शॉर्ट पोम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी हुई, और ये एक बहुत ही डीपर थॉट मतलब एक बहुत ही गहरा विचार हमारे सामने प्रस्तुत कर रही है। और इसका मैसेज मेनली हमको ये मिलता है कि नेचर कैन हेल्प टू क्योर एंड हील एनीथिंग। जो प्रकृति है वो हमको बहुत अच्छे से वो ठीक कर सकती है, क्योर कर सकती है और हील कर सकती है। मतलब यदि कोई किसी प्रकार के जख्म भी यदि हमको हैं तो प्रकृति में वो पावर होता है, नेचर में वो पावर होता है कि वो हमको हील कर सकती है, उस चीज़ को ठीक कर सकती है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट मैसेज हमको मिलता है कि द स्मॉल मोमेंट कैन क्रिएट बिग डिफरेंसेस। छोटे छोटे पल जो हमारे जीवन में आते हैं वो बहुत बहुत बड़े बदलाव ला सकते हैं। डिपेंड करता है, निर्भर करता है कि हमारा उनको देखने का नज़रिया कैसा है, राइट। तो इन दिस पोएम पोएट इज सेड सिटिंग अंडर हेमलॉक ट्री एंड क्रो शूक डाउन सम स्नो ऑन हिम। पोएट जो है सैड है, हेमलॉक ट्री के नीचे बैठा हुआ है और क्रो जो है उस ट्री पर बैठा है, और जैसे ही वो क्रो हिलता है या उड़ता होगा तो वो कुछ डस्ट पार्टिकल्स स्नो के, क्योंकि विंटर सीजन था तो स्नो जो थी वो पेड़ पर बहुत सारी स्नो पेड़ के ऊपर रखी हुई थी, तो वो स्नो जो है वो शूक डाउन मतलब गिरती है पोएट के ऊपर। अब देखिए यहाँ पर जो हेमलॉक ट्री है वो पॉइजनस ट्री है। यदि पोएट इस पोम को लिख रहा था तो वो पॉइजनस ट्री उसने क्यों लिया? वो ओक ट्री भी ले सकता था, पाम ट्री ले सकता था, क्रिसमस ट्री ले सकता था, बहुत सुंदर सुंदर पेड़ हैं, लेकिन उसने हेमलॉक ट्री क्यों सेलेक्ट किया? क्योंकि ये एक पॉइजनस ट्री था। और क्रो जिसको कि बैड ओमेन मतलब कि बहुत ही अशुभ माना जाता है, उस पक्षी को चुना। वो पिकॉक को चुन सकते थे, पैरट को चुन सकते थे, लेकिन उन्होंने ये दो नेगेटिव चीज़ों से किस प्रकार से पोएट के अंदर पॉजिटिविटी आई और उनका जो सैड मूड था, वो जो दुखी थे, रिजेक्टेड थे, डिप्रेस्ड थे, वो किस तरह से वो हैप्पी हो गए। तो ये ऐसा नहीं है कि जो चीज़ें प्रकृति में खराब हैं या जिनको खराब मान लिया गया है, अशुभ हैं, वो कभी भी पॉजिटिव इफ़ेक्ट नहीं डाल सकती लाइफ में। तो इस पोम के थ्रू पोएट ने ये चीज़ें हमको बहुत अच्छे से समझाई हैं। अब किस तरह से टू नेगेटिव थिंग्स बिकम पॉजिटिव फॉर पोएट एंड बिकेम हैप्पी, और किस तरह से इस कविता में दो नेगेटिव चीज़ों ने मिलकर के पोएट को क्या बना दिया? हैप्पी बना दिया, खुश बना दिया। वो जो उदास था, उसका जो बाकी का जो दिन था वो खराब होने वाला था, वो अब हैप्पियर हो गया। The poem beautifully tells us that creatures linked with negative aspects of life can be the reason and source of change and happiness। मतलब किस तरह से पोएम बहुत ही ब्यूटीफुली, बहुत ही सुंदर तरीके से हमको ये बताती है कि जो क्रीचर्स नेगेटिव एस्पेक्ट से जिनको जोड़ दिया गया है वो भी कभी कभी खुशी का स्रोत बन सकते हैं और बदलाव का कारण बन सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन अवर पर्सपेक्टिव। ये सारा कुछ हमारे नज़रिए पे डिपेंड करता है कि हम चीज़ों को किस प्रकार देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है लास्ट वाली, नोटिसिंग एंड अप्रिशिएटिंग स्मॉल थिंग्स इन लाइफ मेक्स अस हैप्पियर। और हमारे लाइफ में जो छोटी छोटी चीज़ें जो आती हैं उनको अप्रिशिएट करना, उनकी तारीफ़ करना, और वो हमको हैप्पियर बना सकती हैं। सो दिस इज़ द समरी ऑफ द पोम। नाउ वी विल सी द ऑब्जेक्टिव्स। सो द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है कि विच वर्ड इज मेंशन्ड इन द पोम। सॉरी वर्ड नहीं, बर्ड होना चाहिए यहाँ पर, इसको करेक्ट करिएगा। दिस इज वर्ड नहीं है ये, दिस इज बर्ड। विच बर्ड इज मेंशन्ड इन द पोम? पिजन, क्रो, डव या पिकॉक? तो राइट आंसर इज क्रो। वॉज द पोएट हैप्पी इन द बिगिनिंग? क्या पोएट खुश था शुरू में? पोम के शुरू में पोएट हैप्पी था? नो, नो नहीं। हाउ डिड द डस्ट ऑफ स्नो अफेक्ट द पोएट? जो डस्ट ऑफ स्नो जब पोएट के ऊपर गिरती है तो वो कैसा इफेक्ट डालती है?
इट मेड हिम एनर्जेटिक, क्या वो उसको एनर्जेटिक कर देती है। इट चेंज हिज मूड, क्या वो उसके मूड को बदल देती है। इट मेड हिम सैड, क्या वो उसको दुखी कर देती है। नन ऑफ द अबव, क्या ऊपर के कोई भी आंसर सही नहीं है। तो आंसर बी जो है वो सही है। इट चेंज्ड हिज मूड, वो पोएट के मूड को बदल देती है। व्हाट डिड द क्रो शेक ऑन द पोएट, क्रो क्या गिराता है पोएट के ऊपर। डस्ट ऑफ ट्री, डस्ट ऑफ गार्डन, डस्ट ऑफ स्नो या डस्ट ऑफ लैंड। तो डस्ट ऑफ स्नो, सी इज द करेक्ट आंसर। हेमलॉक ट्री इज अ पॉइजनस ट्री, यस और नो। यस, हेमलॉक ट्री जो है था कैसा था, पॉइजनस ट्री था। बर्ड क्रो सिंबलाइज, जो बर्ड क्रो जो इसमें यूज किया है वो क्या किसको सिंबलाइज करता है, तो बैड ओमेन और गुड ओमेन, शुभ और अशुभ, तो बैड ओमेन को सिंबलाइज करता है। अब व्हाट कम्स मोर व्हाट डज क्रो जनरली सिंबलाइज, हैप्पीनेस, गुड फॉर्च्यून या बैड ओमेन या लाइफ। तो क्रो जो है कौआ जनरली क्या सिंबलाइज करता है, बैड ओमेन। हैप्पीनेस मतलब खुशी, गुड फॉर्च्यून मतलब अच्छा लक या अच्छी किस्मत, और बैड ओमेन मतलब अशुभ, तो अशुभ। आंसर सी इज करेक्ट। व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ द पोएम। अब राइम स्कीम मैंने आपको सिखाई थी जब मैंने पोएम समझाई थी कि हम लास्ट वर्ड देखते हैं, हर एक लाइन का लास्ट वर्ड देखते हैं और फिर हम उसमें से देखते हैं कि कौन सा वर्ड जो है अब नेक्स्ट जो है वो उस राइम कर रहा है। देखिए मैं आपको इसमें बताती हूँ। जैसे देखिए, द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। तो पहले क्या आ रहा है, लास्ट लाइन, फर्स्ट लाइन का लास्ट वर्ड क्या है, क्रो, क्रो, और नीचे सेकेंड लाइन का लास्ट लेटर क्या है, मी। तो क्या क्रो और मी राइम हो रहे हैं, नहीं, तो हम क्रो को ए दे देंगे, मी को बी दे देंगे। अब अगली लाइन थर्ड लाइन में देखिए, लास्ट जो वर्ड है वो स्नो, तो क्रो और स्नो दोनों राइम हो रहे हैं, तो क्रो को हमने ए दिया था तो हम अब स्नो को ए दे देंगे। उसी प्रकार से फोर्थ लाइन में मी और ट्री मैच हो रहे हैं, तो मी को हमने बी दिया था और ट्री को भी हमने बी दे दिया। जैसे ये ए हो गया, यहाँ पर ए लिखेंगे, ये बी, फिर ये ए और फिर ये बी, तो इसकी राइम स्कीम क्या हो गई, ए बी। ऐसे यहाँ पर ये इसको सी देंगे, फिर ये डी हो जाएगा, ये फिर सी हो जाएगा और ये डी हो जाएगा। तो अगली राइमिंग स्कीम हो गई सी डी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ए बी सी डी। सेकेंड वाला, नेम द पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन द लाइन एंड सेव सम पार्ट। इसमें पोएटिक डिवाइस मैंने पोएम अमांडा में समझाए हैं, बहुत सारे अलग अलग पोएटिक डिवाइस जो हमारे पोएम में आते हैं। तो इसमें क्या आ रहा है लाइन में, एंड सेव सम पार्ट, तो एस जो है वो रिपीट हो रहा है, इसलिए इसको अलिट्रेशन है। इसमें पोएटिक डिवाइस क्या है, अलिट्रेशन, ए वाला करेक्ट है। तो इतने आपके इसमें ऑब्जेक्टिव बनते हैं। प्लीज़ नोट डाउन एंड लर्न।